कितने का लिया, उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने, उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर, और उसके बाद ये जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने स्वतः खरीदा, ये आपको विश्वास दिलाया जा रहा है, स्वतः इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पे ढील दी गई। इसके ये तीसरा पक्ष है, इसके उदाहरण दसों हैं, मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे। एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में, हैदराबाद से है। दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए, वो भी हैदराबाद से हैं, उनमें से कोई अप्रूवर बना, किसी ने किस्सा कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद, और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के खरीदने के बाद। तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है जिसको लगता है वो एक ही कंपनी है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है भारत सरकार के, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वही लेती है। इसने लगभग 1000 करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कई कार्रवाई हो रही हैं, हुई, चली, रुक गई, थम गई। उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां हैं। एक ऐसे ग्रुप की है जिसका पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल, पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा जो उसकी क्षमता है वो एक आंशिक रूप से 100 करोड़ की भी नहीं होगी। उन्होंने 500-500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये इसका तीसरा पहलू है। उच्चतम न्यायालय का एक्सट्रैक्ट्स के बाद ये उसका तीसरा पहलू है। अब चौथा पहलू जो एफआईआर की बात है, ये याद रहे, इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठा के एफआईआर डायल कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे इनको मैंने दे दी उठा के एफआईआर, और किसी प्रदेश में पुलिस अफसर ने वो एफआईआर शुरू कर दी। जी नहीं, एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से। उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है। प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं, आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई कर्नाटक में इस एफआईआर में। एफआईआर में क्या कहा गया है? एक्यूज्ड 1 वित्त मंत्री, एक्यूज्ड 2 ईडी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 3 बीजेपी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 4 नलिन कुमार कटील एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयरर्स। इसका भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन दे रहे हैं इसका भी आपको। Conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused 4 at the Karnataka state level. A1, that is the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में। और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है। और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। ये न्यायपालिका और न्यायाधीश द्वारा माइंड अप्लाई कर एक शुरुआत, इनिशिएशन है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो लोग इस महान षड्यंत्र में, जिसमें सिर्फ एक एफआईआर में 8,000 करोड़ का आंकड़ा है, उनको समन किया जाएगा। अगला स्टेप होता है समन। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये फौजदारी कानून का एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए बराबर है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में इसका द्वेषपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ एक तबके के लिए किया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध। लेकिन आज अगर ये केस बनता है सीधा समन्स का, इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले आंख की शर्म आती है
और आंख की शर्म कम से कम न्यूनतम रूप से ये इस्तीफा तुरंत मांगती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सिर्फ वित्त मंत्री की बात नहीं, जिनको तो तुरंत इस्तीफा देना ही चाहिए। मुझे वैसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं देंगी, लेकिन हम पार्टी की हैसियत से, देश की तरफ से पूरे पुरजोर तरीके से उनका इस्तीफा तो मांगते ही हैं। लेकिन क्या इस देश में हम लोग घास खाते हैं कि हमको पता नहीं है कि इसकी जिम्मेवारी कहाँ रुकती है? इसकी शुरुआत हुई जिम्मेदारी वहीं से, उसी घर से जहां इस देश के सब नंबर 1 रहते हैं, और इसका अंत भी, डायरेक्शन भी, इसकी कार्यान्वित करना भी, इसका नियंत्रण भी सिर्फ वहीं से होता है।